स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 11th अकाउंटेंसी में जर्नल का पार्ट पूरा करने के बाद अब हम आ चुके हैं कैश बुक के ऊपर। हम आज बात करेंगे कि कैश बुक क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है, इसमें कैसे कैसे एंट्रियां की जाती हैं, कैश बुक कितने टाइप की होती हैं। वैसे मैं इनिशियली बता दूं कि हम कैश बुक को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। ये वाला पार्ट जो है इसमें हम कैश बुक के मायने जानेंगे और कैश बुक, सिंपल कैश बुक कैसे बनती है वो समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश बुक की अगर मैं बात करूं तो कैश बुक is a book in which all transactions relating to cash receipt and cash payments are recorded। कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें कैश से रिलेटेड सारे ही ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश रिसीप्ट के ट्रांजैक्शन हो चाहे कैश पेमेंट के हो, वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। इट सर्व द पर्पस ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज द लेजर कैश अकाउंट। ये जर्नल का काम भी करती है और लेजर का भी। जर्नल का काम कैसे करती है भाई? तो इस तरह से करती है कि जैसे हम जर्नल बुक में लिखते क्या हैं, जर्नल को मेंटेन किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल मींस जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाते हैं, जैसे आपने गुड सेल किया, सेल का ट्रांजैक्शन लिखा, परचेस किया, परचेस का ट्रांजैक्शन लिखा, और भी कोई रेंट भरा, रेंट का ट्रांजैक्शन, कैश पेमेंट किया, कैश का ट्रांजैक्शन, ये सारे ट्रांजैक्शन उसमें लिखते हैं। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको कि जब हम 10th तक पढ़ते हैं तो 10th में क्या ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि रफ कॉपी में ज्यादा पार्ट मैथ का होता है, तो मैथ के लिए अलग से कॉपी बना लेते हैं, मैथ के लिए अलग से रफ कॉपी बना लेते हैं, तो मैथ का सारा रफ काम उसमें कर लेते हैं वो, है ना। तो उससे क्या फायदा मिलता है कि एक जगह पर मिल जाती है चीजें। ऐसे ही जर्नल में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कैश का ज्यादा होता है, इसलिए कैश के लिए अलग से एक जर्नल मेंटेन कर ली जाती है, कैश के लिए अलग से एक बुक मेंटेन कर ली जाती है। तो अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश के सारे ही ट्रांजैक्शन इस बुक में लिख लेंगे, फिर हमें जर्नल में कैश ट्रांजैक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये जर्नल का पर्पस पूरा कर देता है। साथ में अगर आप कैश बुक मेंटेन करते हो तो इसको हम डेबिट क्रेडिट रूल के आधार पर बनाते हैं, इसलिए कैश बुक मेंटेन करने के बाद आपको इसकी लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती। मतलब कैश बुक बनाओ या कैश अकाउंट बनाओ, बात एक ही है। इसलिए यहां कहा गया है कि कैश बुक में ओनली कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, साथ में ये आपके जर्नल और लेजर के पर्पस को पूरा कर देती है। तो अब हम इसके सिंगल कॉलम फॉर्मेट पे बात करते हैं जो इस वीडियो में करेंगे हम। द सिंगल कॉलम कैश बुक records all cash transaction of the business in a chronological order. It is a complete record of cash receipt and cash payment. सिंपल कैश बुक में हम कैश के जितना कैश मिला, जितना कैश गया वो रिकॉर्ड रखते हैं, इसमें बैंक के ट्रांजैक्शन को शामिल नहीं किया जाता। जब हम डबल कॉलम में जाएंगे तो उसमें कैश एज वेल एज बैंक दोनों ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, पर केवल हम शुद्ध एकदम नेट कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करें तो वो कौन सी कैश बुक होगी? सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक उसको कहा जाएगा, जिसका की फॉर्मेट आपके सामने ये रहा। सिंपल कैश बुक में ये रही आपकी डेबिट की साइड, ये रही क्रेडिट की साइड। अब मैं अगर कैश बुक की बात करूं तो ये कैश अकाउंट ही है आपका, और कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट के रूल क्या है? व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो जितना भी पैसा आएगा वो डेबिट में, जितना भी पैसा जाएगा वो क्रेडिट में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेबिट साइड में जितनी कैश आएगी वो लिखेंगे, मींस कैश रिसीप्ट, कैश रिसीप्ट डेबिट साइड में लिखेंगे और कैश पेमेंट हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कॉलम की बात कर लेते हैं, ये हो गया डेट कॉलम जिसमें हम डेट लिखेंगे, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, पर्टिकुलर जिसमें ये एंट्रीज की जाएंगी। वीएन मींस वाउचर नंबर। अब जब कैश ट्रांजैक्शन होता है तो वो किसी न किसी वाउचर के थ्रू होता है। जैसे आप बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने जाएंगे तो बैंक वाले भाई साहब एक आपको बड़ी जो पर्ची भरेंगे उसमें से छोटी सी पर्ची आपको दे देंगे, तो वो प्रूफ है क्या आपने पैसा बैंक को दिया है।
तो इस तरह किसी को भी आप पेमेंट करोगे कैश पेमेंट तो उससे रसीद लोगे, या किसी से कैश पेमेंट रिसीव करोगे तो उसको रिसीव दोगे। तो ये वाउचर जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है, वाउचर क्या है? वाउचर इज रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ उसका नंबर यहां पर लिखना है। एलएफ की माया हम जानते हैं कि जो भी लेजर में ये ट्रांजैक्शन जिस नंबर पे रहेगा उसका नंबर यहां लिखना है। अमाउंट ये वाला कॉलम, इधर वाली साइड ये डेबिट साइड है, इधर वाली क्रेडिट, तो जितना भी डेबिट का अमाउंट होगा इसमें लिखेंगे। सेम साइड क्रेडिट में पड़ेगी डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट, यहां क्रेडिट का अमाउंट लिख देंगे। तो ये तो हो गया फॉर्मेट दोस्तों। अब तो कैश बुक क्या है ये हमने समझ लिया। अब कैश बुक का एक सिंपल सा क्वेश्चन हम उठाएंगे जिसके आधार पर कुछ इसका ट्रीटमेंट देखेंगे कैश बुक कैसे कैसे की जाती है। प्रिपेयर सिंपल कैश बुक इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम। मिस्टर राम की बुक्स में एक कैश बुक हमें बनानी है। तो हमने एक फॉर्मेट लिया हुआ है, ये फॉर्मेट लिया हुआ है। इसमें सबसे पहले तो इन द बुक्स नहीं, हम तो कैश बुक बना रहे हैं। इन द कैश बुक ऑफ मिस्टर राम फॉर द मंथ एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, जैसे भी हम बना रहे हैं, मंथली बना रहे हैं तो मंथ एंडिंग जैसे 31 मार्च के लिए बना रहे हैं 2019, तो 31 मार्च 2019 इसमें लिख दें हम। ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो ये साइड तो याद रखिए, पहले ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब ये कैश बुक है भैया, कैश बुक का हिसाब है, कैश का हिसाब है। जितना कैश आएगा इस साइड में लिखेंगे, जितना कैश जाएगा इस साइड में लिखेंगे। पर सपोज आप ये नवंबर की बना रहे हो, ये सॉरी मार्च की नहीं है, ये नवंबर की है, तो इसमें हम 30th नवंबर कर देते हैं कि फॉर द मंथ एंडिंग 30th नवंबर। तो नवंबर जब शुरू हुआ तो नवंबर के स्टार्टिंग में आपके पास बैलेंस भी होगा, है ना। तो मतलब कि बैलेंस अक्टूबर से बैलेंस कहाँ आएगा? नवंबर में। मतलब नवंबर जब शुरू हुआ, शुरुआत में आपके पास कैश कितनी थी? तो अगर आपका बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है, अगर आपका बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है और स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब कि आपने कैपिटल इन्वेस्ट किए बिजनेस में, तो यहां आएगा टू कैपिटल। सपोज कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपए से, तो ये 2 लाख डेबिट कर दिए किस नाम से? कैपिटल के नाम से। भैया कैश आई कहां से आई? कैपिटल से। ओके, एंट्री बनाते हैं हम कैश टू कैपिटल, उसका मतलब क्या है? कैश आई और किसने दिया? प्रोप्राइटर ने दिया। प्रोप्राइटर के अकाउंट को किस नाम से लिखते हैं? कैपिटल के नाम से। इस तरह से अगर हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं और पैसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पैसा आएगा, उसको कहां लिखना है? कैपिटल से। अदरवाइज आपका बिजनेस ऑलरेडी स्टार्टेड है तो हो सकता है अक्टूबर से बची हुई कैश, कि अक्टूबर में हमने 50,000 कैश आई थी, 40,000 गई, 10,000 बची हुई है, तो वो 10,000 बची हुई इधर लिखो और उसको हम क्या बोलेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मींस ब्रॉट फॉरवर्ड किया, अक्टूबर से यहां तक लाए, है ना। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रीटमेंट होंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में हमारे पास कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश इन हैंड 30,000। कब? नवंबर 1। इसका मतलब आपके पास शुरुआत में कैश थी, कितनी थी? 30,000। तो हम सबसे पहले तो तारीख लिखेंगे 2000 एंड सपोज ये 19 है तो 2019 1 नवंबर और 2 हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस था, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस पूरा नहीं लिख रहा हूं जगह की कमी की वजह से। 30,000 हमारे पास शुरुआत में कैश थी। उसके बाद क्या हुआ? परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने नवंबर 2 को गुड्स परचेज कर लिया, तो ये नवंबर 2 परचेज करोगे, गुड्स परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में कहां गया? बाय परचेज अकाउंट। कितने रुपए गए? रुपए गए हैं आपके 10,000, तो ये 10,000 की एंट्री यहां हम कर देंगे। इसके बाद है आपके पास परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित ₹5,000। मुदित से परचेज किया, यहां कैश तो नहीं लिखा, कैश में परचेज किया, तो हमने मुदित से परचेज किया लेकिन उधार, क्योंकि पार्टी का नाम आ गया। देखो अगर यहां कैश लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित फॉर कैश, तो हम मानते कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। नहीं लिखा है, इसका मतलब हम मानेंगे उधार है। और भैया उधार है तो हम तो बना रहे हैं कैश बुक, कैश बुक बना रहे तो इसमें ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, लिखेंगे ही नहीं। परचेज फर्नीचर
4000 नवंबर 5। अभी तक हम गुड्स परचेस कर रहे थे, अब हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं। भैया कुछ भी परचेस करो आप, पैसा तो जा रहा है फर्नीचर के नाम पे। 5 नवंबर 5 को एंट्री हो जाएगी। नवंबर 5 क्या खरीद रहे हो आप? बाय फर्नीचर। कितने रुपए का? 4000 का। ये 4000 का परचेस कर लिया। उधार खरीदते तो नहीं होता, कुछ भी करो पैसा जाएगा तो आपको बाय साइड में लिखना है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 12000 नवंबर 6 को। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आप गुड्स सेल कर रहे हो, माल बेच रहे हो। कितने रुपए में? 12000 में, और कैश में बेच रहे हो। भैया कैश में बेच रहे हो तो पैसा आएगा। तो नवंबर 6 कहां से आ रहा है पैसा? सेल्स से, टू सेल्स अकाउंट। इन सबके पीछे भी अकाउंट्स लिख सकते हैं, जगह की कमी की वजह से नहीं लिख रहा हूं मैं। 12,000 आपके पास आ गया। दोनों फंड है आपके पास। या तो आप ये मान के चलो कि भैया कैश आ रही है इसलिए हम अमाउंट किधर लिख रहे हैं, ये इधर लिख रहे हैं, या यूं मान लो एंट्री को सोचो, जब आप कैश सेल करते तो एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश तो बुक बना ही रहे हैं, कैश में क्या ट्रांसफर हो जाएगा? टू सेल्स। अगर परचेज की बनाते तो क्या करते? परचेज टू कैश। भाई कैश बुक तो हम बना ही रहे हैं, बाय में परचेज आ जाएगा। तो जहां कैश टू हुई वहां बाय परचेज, जहां कैश डेबिट हुई वहां टू सेल्स। ये फंडा भी आप, ये लॉजिक भी लगा सकते हो। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू गुरमीत फॉर रुपीज 15,000। गुरमीत को गुड्स सेल किया, यहां पर कैश नहीं है, पार्टी का नाम है, इसका मतलब ये सेल जो की है आपने उधार की है। उधार सेल को आप लिखोगे नहीं, केवल कैश ट्रांजैक्शन ही लिखे जाते हैं, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। नवंबर 10 कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत रुपीज 14,000 इन फुल सेटलमेंट। गुरमीत से आपको 15,000 रुपए लेने थे, लेकिन मिले कितने? 14,000 इन फुल सेटलमेंट। मतलब गुरमीत से 15 लेने थे, उन्होंने 14 दिए और बोल दिया वाह भैया हो गया पेमेंट, 1,000 हम आपको नहीं देंगे। तो हमने उसको डिस्काउंट दिया, हमने अलाउ किया डिस्काउंट। बट डिस्काउंट तो एक नॉन कैश आइटम है, हमें तो ये देखो नकद कितना आया, कैश आई आपके पास 14,000। बस ये लिखो कहां से आई है? गुरमीत से आई है। तो हमें लिखना है ये नवंबर, डेट अभी लिख दूंगा मैं। कहां से आया पैसा? गुरमीत से। कितना आया? 14,000। ये 14,000 आया। कब आया था? एक मिनट डेट देख लेता हूं मैं। 10 नवंबर 10 को आया पैसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैश पेड टू मुदित इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट रुपीज 4500। अब यहां देखो, मुदित से हमने उधार में परचेज किया था गुड्स, ये परचेज किया था मुदित से 5,000 रुपए का, तो इसकी एंट्री नहीं बनाई थी क्योंकि उधार में परचेज किया था। अब हम मुदित को पैसा दे रहे हैं, लेकिन 4500 ही दे रहे हैं। भैया जितना दे रहे हो उतना लिखो। तो ये तारीख क्या है? 14। तो 14 नवंबर को, नवंबर 14 बाल दिवस के दिन पैसा दे दिया। और क्या लीजिए, बाय किसको दे रहे हैं? मुदित। मुदित को कितना अमाउंट दे रहे हो आप? 4500 आपने पेमेंट कर दिया। इंश्योरेंस पेड रुपीज, एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रहे हो आप 6000। नवंबर 16 के दिन आपने इंश्योरेंस का एनुअल इंस्टॉलमेंट दे दिया। कितने रुपए दे दिया? 6000। कोई दिक्कत नहीं, एनुअल हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, डजंट मैटर। आपके पास से पैसा जा रहा है ना 6000। कहां जा रहा है? 16 नवंबर को इंश्योरेंस में जा रहा है। तो एंट्री हम बना लेंगे नवंबर 16 बाय इंश्योरेंस 6000। ये 6000 चला गया। इसके बाद यहाँ लास्ट, ये सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन हमारा परचेज स्टेशनरी 1100। नवंबर 20 के दिन स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं अपन, तो ये नवंबर 20 बाय स्टेशनरी 1100 की। उसके बाद कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 1000। नवंबर 24 को, नवंबर 24 को आप कैश विड्रॉ कर रहे हो 1000 रुपीज। कई लोग ये समझते हैं हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं मतलब पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश ले रहे हैं, तो हमारे पास तो कैश आ रही है तो कैश डेबिट होना चाहिए क्योंकि कैश आ रही है। पर भैया एक बात मुझे बताओ, आप कैश
कहां से जा रही है? बिजनेस से। किसके पास जा रही है? प्रोप्राइटर के पास। मैं मानता हूं आप खुद प्रोप्राइटर हो, आपके पास कैश आ रही है, पर हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं, प्रोप्राइटर की नहीं कर रहे हैं। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की। इसलिए बिजनेस के पास कैश आएगी तो डेबिट होगा, बिजनेस से पास से कैश जाएगी तो क्रेडिट होगा। प्रोप्राइटर को मत देखो, तो आप भले प्रोप्राइटर हो पर बिजनेस से कैश उठा रहे हो तो बिजनेस से तो कैश जा रही है, इसलिए हम लिख देंगे हम लिख देंगे इसमें बाय ड्राइंग्स 1000, ये हमने ड्राइंग्स के नाम पे लिख दिया। तो इस तरह से टोटल कैश जितना आया वो आपका टू साइड में आ गया, जितना गया बाय साइड में आ गया। अब हम लगा लेते हैं भैया बैलेंस। तो बैलेंस के लिए हम टोटल करेंगे, ये टोटल डेबिट साइड की, ये टोटल क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना टोटल पैसा आपके पास आया है। 30 आया था, 12 आया था, 14 आया था, टोटल आपके पास आया है 56,000। तो टोटल कैश आई है 56। लेकिन आप देखेंगे गई कम है, मतलब क्रेडिट का टोटल कम आएगा। तो बड़ी वाली टोटल दोनों तरफ लिख दीजिए। क्रेडिट का टोटल कम क्यों आएगा अभी मैं बताता हूं आपको। क्रेडिट की टोटल आ रही है हमारी 18,500, 18,500 के बाद 24, 25,600, 27,600 आपकी टोटल आ रही है इधर की 27,600, और डेबिट की टोटल थी आपके पास 56,000। इस तरह से आपके पास बचता है 28,400 बचता है आपके पास। इसको हमें लिखना है 28,400 बाय बैलेंस कैरिड डाउन नवंबर 30 के दिन, महीने के आखिरी के दिन क्या हुआ कि ये तो आपके पास टोटल कैश आई थी कितनी 56 में से टोटल चली गई, कितनी टोटल चली गई 27,600 चली गई, तो बची कितनी आपके पास 28,400। ये बेटा आपका डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस क्यों? क्योंकि टोटल किसकी बड़ी थी? डेबिट की। अकाउंटिंग का सबसे बड़ा रूल है बराबर करना। बराबर करके देखो क्या डेबिट क्रेडिट साइड बराबर हो रही है आपकी? यस, तो हिसाब बराबर है। हिसाब बराबर करने के लिए क्या किया, ये साइड 56 थी, इधर भी 56 लिख दिया, और जितना बच रहा है, जितना बैलेंसिंग फिगर है उससे इसको बराबर कर दिया। तो बैलेंसिंग फिगर कितना है हमारा 28,400। तो ये बताता है कि इतना पैसा आया था और ये सारा पैसा गया, तो ये अमाउंट आपके पास कैश एट द एंड ऑफ मंथ बचा हुआ है। अब मैं बोल रहा था क्रेडिट साइड छोटी आएगी, क्यों आएगी भैया? डेबिट में हमने क्या लिखा, जितना टोटल कैश आया वो डेबिट में, जितना गया वो क्रेडिट में। अब ऑब्वियसली जितना आया उतना ही जा सकता है। भाई आए तुम्हारे पास 40, जा 50 कैसे सकते हैं? कैश 50 नहीं जा सकती। आप कहेंगे हमने 10 उधार में खर्चा कर दिया, तो 10 उधार में किया तो उधार वाला तो यहाँ लिख ही नहीं रहे। नंबर एक बात, आपने कहा नहीं हम उधार लाए थे पैसा उसके बाद खर्च किया, तो जब वो उधार लाए थे तो कैश में तो जुड़ा होगा। इसलिए हमेशा याद रखो कैश बुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस ही होगा। इट मीन्स इसकी डेबिट की टोटल बड़ी ही होगी। अब जब ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ पहुंचेगा, जब ये बैलेंस दिसंबर में पहुंचेगा, तो ये दिसंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ये बैलेंस 28,400 इधर आ जाएगा। जैसे अक्टूबर का नवंबर में आया, ऐसे नवंबर का दिसंबर में चला जाएगा। देखो डेबिट बैलेंस था इसलिए शुरुआती बैलेंस किधर लिखा गया? डेबिट में। तो इस तरह से दोस्तों आप सिंपल कैश बुक को बना सकते हैं। इसमें केवल बस ये ध्यान रखना है कैश कितनी है, कैश कितनी गई। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो अवश्य कर ही दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।